नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो दोस्त आज पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो प्रतिदिन वीडियो मिलता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कल से जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे वाला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग आज पहली बार जुड़े उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने टेक्निकल हेल्पर के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रखी है जिसमें पिछली सालों के टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चन तथा अन्य ITI लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक चालक जिसका प्रतिरोध R है और उसकी लंबाई को क्या कर दिया गया है दोगुना और क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया है आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रा एक बार इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा सा गौर से देखो। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। और देखो डिटेल क्या है कि ओरिजिनली मैं यूँ मान लेता हूँ कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो R है और प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रॉ L/A। अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि लंबाई को क्या कर दिया जाए दोगुना और क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए आधा, तो नया प्रतिरोध क्या होगा अर्थात प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, पदार्थ को बदला नहीं है तो रॉ का मान नहीं बदलेगा, लेकिन लंबाई L की जगह कितनी हो जाएगी 2L और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधा मतलब A/2। तो 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो जो नया प्रतिरोध आएगा वो 2 दूनी 4 रॉ L/A। और मेरे प्यारे दोस्त रॉ L/A को क्या कहा जाता है R। कहने का मतलब जो नया प्रतिरोध आएगा हमारे पास में वो नया प्रतिरोध क्या आएगा पुराने प्रतिरोध का 4 गुना। ठीक है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा B 4 गुना। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, कहना ये चाह रहा है कि एक परिमित दूरी पर पृथक किए हुए 2 आवेश किसके मान में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, अगर 2 आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, मान लो ये आवेश Q1 है और ये Q2 है, तो ये किसके मान में वृद्धि करेंगे। तो तुम जानते हो कि हम आवेशों को आसपास में लेकर के आएंगे तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे, मतलब क्षेत्र के मान में वृद्धि करेंगे। बल से लेना देना नहीं है क्योंकि प्रत्येक आवेश खुद का क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो किसके मान में वृद्धि होगी, उसके विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल से मतलब नहीं है कि जब आवेश को एक निश्चित दूरी पे रखा जाएगा तो एक दूसरे आवेश के ऊपर वो बल आरोपित करने का मतलब उसका क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता क्या है आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव महसूस किया जा सके। इसलिए जवाब क्या आएगा विद्युत क्षेत्र आएगा, ना कि प्रतिकर्षण बल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव खाली स्थान से बड़ी होती है। तो दोस्तों, किसी भी पदार्थ की जो सापेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन R, और इसका मान हमेशा 1 से क्या होता है बड़ा होता है, क्योंकि वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान या निर्वात के लिए हम कितना मानते हैं 1, वायु के लिए होता है 1.006। मतलब निर्वात के अलावा किसी भी पदार्थ की अगर विद्युतशीलता की बात करूँगा तो उसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान हमेशा 1 से क्या आएगा ज़्यादा आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा दोस्तों C, कि सदैव 1 से क्या होती है बड़ी होती है। ठीक है ना। सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है इसे। ठीक है ना। हाँ जी, इसी को हम परावैद्युत स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की संज्ञा भी देते हैं, जिसका मान वायु या निर्वात के लिए लगभग 1 होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा एक बार। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत वाहक बल आवश्यक है, किस चीज़ के लिए विद्युत वाहक बल की जरूरत पड़ती है।
और विद्युत वाहक बल कौन प्रदान करती है? हमारी बैटरी। तो बैटरी का काम क्या होता है दोस्तों कि आवेशों है जो इलेक्ट्रॉन है उन पर दबाव लगाना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए या फिर विद्युत परिपथ से बाहर निकालने के लिए? तो पलायन का मतलब होता है बाहर जाने से रोकना, ये तो गलत बात है। ये चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना, असंतुलित परमाणु को इलेक्ट्रॉन को पृथक करना। लेकिन डी ऑप्शन पढ़ो, इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करना, क्योंकि वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन ही किसको लेकर के जाते हैं? आवेश को। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने का मतलब आवेश का प्रवाह, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में तभी हो सकता है जब हम कोई बैटरी आरोपित करें, क्योंकि बैटरी क्या प्रदान करती है? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, विद्युत दबाव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सब बच्चों को आता है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि ये इसरो टेक्नीशियन में पूछा था। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मानक ताप और दाब क्या होता है? तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, इसमें मैं बदल नहीं सकता। तो जो मानक तापमान होता है उसे कहते हैं 273 केल्विन, या तो 0 डिग्री बोल दो या 273 केल्विन। ठीक है ना? हाँ जी। और एक एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना? 1 एटीएम। एटीएम का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, ये प्रेशर का मात्रक है एटीएम। ठीक है ना? तो 273 केल्विन और 1 एटीएम है, तो जो मानक तापमान है वो तो 273 केल्विन, और जो मानक दाब है वो है 1 एटीएम। ठीक है ना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इनसाइड ए होलो कंडक्टर, इनसाइड ए होलो स्पेरिकल कंडक्टर, एक खोखले गोलीय चालक के भीतर क्या होता है? तो दोस्तों अगर चालक तार खोखला है, जैसे कि ये हुआ, तो खोखला चालक तार है तो जो आवेश होगा इसकी क्या पर होगा? सतह पर होगा। अगर आवेश सतह पर है तो क्या अंदर कोई आवेश है? क्या जवाब आएगा नहीं। तो क्या बिना आवेश के कोई अंदर विद्युत क्षेत्र हो सकता है क्या? तो नहीं। तो ध्यान रखना, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। लेकिन खोखले गोले के अंदर, कल अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, खोखले गोले के अंदर विभव का मान स्थिर रहता है। कितना रहता है? विभव का मान जो सतह पर होगा वही अंदर होगा। लेकिन पूछे विद्युत क्षेत्र का मान, तो विद्युत क्षेत्र का मान गोले के अंदर क्या होता है? 0, क्योंकि खोखले गोले के अंदर कोई आवेश तो होगा नहीं, तो विद्युत क्षेत्र की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना? चलिएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो जो बाहरी सतह पर है उतना ही होगा, अर्थात अंदर स्थिर मान रहेगा। चलिएगा, हाँ जी। अगला वाला क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी जो धारा है वो हमेशा कहाँ प्रवाहित होना चाहती है? पृथ्वी में, अर्थ में प्रवाहित होना चाहती है। क्यों? क्योंकि धारा वही मार्ग चुनती है जिसमें समस्या कम से कम हो। इसलिए हम मानते हैं कि जो पृथ्वी है उसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। अर्थात पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य, और धारिता को हम क्या मानते हैं? अनंत। अर्थात जो भी आवेश है इस पूरे को पृथ्वी के अंतर्गत समाया जा सकता है, इसलिए बोलते हैं पृथ्वी की धारिता अनंत और प्रतिरोध क्या होता है? 0। इसलिए आंसर क्या आएगा? डी। चलिए देखो दोस्तों, मैं पढ़ाते समय थोड़ी हड़बड़ाहट जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, थोड़ी चीज़ें तसल्ली से पढ़ाता हूँ। तो कई बार बच्चों को लगता होगा कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ITI वाले विद्यार्थियों को चीज़ समझनी है तो तसल्ली से ही समझनी होगी। जल्दीबाजी करोगे तो कुछ ग्रहण भी नहीं कर पाओगे, है ना? इसलिए तसल्ली से ज़रा। हाँ जी, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः हम किस में मापते हैं? kWh में मापते हैं। किस में मापते हैं हम विद्युत ऊर्जा को? kWh में, किलोवाट घंटे में। तो अगर किलो को हटा दूंगा तो एक मात्रक क्या बन सकता है? वाट घंटा। ठीक है। अब तुम जानते हो कि शक्ति होती क्या है? V इंटू आई। तो वाट की जगह वोल्ट इंटू एम्पियर भी ले सकते हैं DC में।
तो वोल्ट एम्पियर और समय के लिए घंटा, तो मतलब स्टेटमेंट दूसरा भी करेक्ट है, वोल्ट एम्पियर घंटा। अगर हम जानते हैं कि शक्ति P बराबर होता है ओमेगा टी, सॉरी W/T, तो W क्या है, कार्य, और कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मान निकालेंगे तो शक्ति गुणा समय, मतलब वाट इंटू सेकेंड भी ऊर्जा को ही दर्शाएगा। और जूल आवर ये सही जवाब नहीं है, इसलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, हो सकता है क्वेश्चन बाद में डिलीट किया गया हो, क्योंकि अगर ढंग से देखें तो विद्युत ऊर्जा को हम KWH में मापते सही, तो अगर छोटी राशि होगी तो वो वाट घंटा भी हो सकता है, वो वोल्ट एम्पियर आवर भी हो सकता है, और वो वाट सेकंड भी, क्योंकि ये तीनों ऊर्जा के ही मात्रक हैं। तो तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जूल आवर नहीं हो सकता क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑप्शन A, B और C तीनों करेक्ट है, ठीक है ना। कई किताब वाले बोलते हैं सर ये वोल्ट एम्पियर आवर घंटा सही है, नहीं, अरे वाट आवर भी तो एक ही बात है, वोल्ट सेकंड भी तो वही बात है, वाट सेकंड भी तो वही बात है, ठीक है ना। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हो सकता है बाद में जाके क्वेश्चन डिलीट किया गया हो या फिर सबको पॉजिटिव 1 मार्क्स दिया गया हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये रहा। चलिए हाँ जी, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या, कि जो आवेश है उसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवेश के 3-4 मात्रक होते हैं। आवेश का जो SI मात्रक होता है वो तो होता है कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, वो तो आपका उत्तर तो आ गया। अन्य मात्रक बता देता हूँ। आवेश का जो CGS मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। अन्य इसका जो मात्रक होता है वो होता है ESU। एक और मात्रक होता है दोस्तों इसका फ्रैंकलिन। और आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है जिसे कहा जाता है फैराडे। फेरड मत समझ लेना, फेरड धारिता का मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। 96,500 कूलाम मिलकर के एक फैराडे का निर्माण करते हैं। कितने आवेश, 96,500 कूलाम आवेश मिलेंगे तब किसका निर्माण, एक फैराडे का। और 3 × 10⁹ ESU मिलेंगे तब एक कूलाम का निर्माण होगा। मतलब ESU छोटा मात्रक है और फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। आवेश का एक मात्रक और भी होता है मेरे प्यारे साथीगणों, वो कहाँ से आता है कि Q/T को हम क्या कहते हैं, I। तो यहाँ से अगर Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T। तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो आवेश का एक मात्रक और होता है एम्पियर सेकंड। तो कितने मात्रक बताए मैंने, कूलाम, एम्पियर सेकंड, स्टेट कूलाम, ESU, फ्रैंकलिन और फैराडे, 6 मात्रक बता दिए हैं। कोई तो एक दो दिमाग में टिकेगा, ठीक है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान सबसे कम होता है। तो दोस्तों जिस पदार्थ की चालकता सबसे ज़्यादा होगी उस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। तो दोस्तों जो चालक पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता ज़्यादा होती है। तो ये तो समझ में आ गया कि चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है, लेकिन कॉपर भी चालक है, लेड भी चालक है, मरकरी भी चालक है और जिंक भी चालक है। अब बताओ ना साहब इसमें आंकड़ा क्या है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो चालकता होती है वो चालकता होती है चांदी की। चांदी के बाद में नंबर आता है तांबे का। तांबे के बाद में नंबर आता है किसका, सोने का, ठीक है। सोने के बाद में नंबर आता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के बाद में नंबर आता है किसका, टंगस्टन इत्यादि का। तो सबसे अधिक चालकता होती है चांदी की, लेकिन ऑप्शन में चांदी नहीं है। तो चांदी के बाद में नंबर किसका आता है, तांबे का। तो चांदी के बाद में सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, तांबे की। और दिए गए ऑप्शन में बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तांबा। लेकिन ऑप्शन में तांबा और चांदी दोनों होते तो जवाब कौन सा होता, चांदी होता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस के अनुसार तांबा सही होगा, ठीक है ना। कई बार हमारे जीके में भी तो पूछता है कि सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर, लेकिन ऑप्शन में जब गुरु शिखर ही नहीं हो तो उससे जो नीचे नंबर पे आएगी उसको रिप्लाई करते हैं। उसी प्रकार यदि चांदी की चालकता सबसे अधिक है, प्रतिरोध सबसे कम है,
लेकिन चांदी ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा नंबर किसका है? तांबे का। इसलिए जवाब कौन सा? तांबा। चलिए, मुझे दोस्त थम्स अप करके बताया भी कि हाँ सर बात समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है, फालतू में मैं आपका समय ख़राब करूँ और आपको मज़ा ही नहीं आ रहा हो। तो दोस्तों तसल्ली से पढ़ रहे हैं, हड़बड़ाहट नहीं हो रही है, सारे पिछली सालों के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मज़ा आ रहा होगा। रिप्लाई किया करो, पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कर सकते हो, किसी पर कोई दबाव नहीं है। मैं किसी को बार बार नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करो, आप शेयर करो, आप खुद समझदार हो। मेरे कहने से आप करने वाले नहीं हो, और करोगे तो आप आपके खुद के मन से करोगे, ठीक है ना? तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी आप खुद के एंड पे देख लीजिए कि आपको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। आपको लगा कंटेंट अच्छा आ रहा है तो सपोर्ट, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करके आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, ऐसे कोई दबाव नहीं है। चलिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? दोस्तों, जिस प्रतिरोधक की वाट रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है उस प्रतिरोधक का आकार उतना ही बड़ा होता है। तो देखो दिए गए ऑप्शन में दे रखा है 50 वाट, 10 वाट, 1 वाट और आधा वाट। तो दोस्तों जिस रजिस्टर की वाट रेटिंग ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वाट रेटिंग किसकी है? 50 वाट वाले की। तो जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा होगी उसका आकार भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगले क्वेश्चन को सुनिए ज़रा एक बार सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, तो प्रत्येक किलोवाट की ऊर्जा की खपत होने के लिए कितने बल्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो किलोवाट घंटा मतलब पूछना चाह रहा है कि मुझे यदि 1 kWh की ऊर्जा खपत करनी है तो कितने बल्बों की ज़रूरत पड़ेगी। और बल्ब नहीं पूछना चाह रहा है कि 100 वोल्ट का बल्ब है और प्रतिरोध कितना है? 500 ओम है, तो कितने किलोवाट घंटे की 1 किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत करने के लिए बल्ब को कितने घंटे तक कार्य करवाना पड़ेगा? सुनो मेरी बात को, मैं अब डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन को, है ना? देखो ज़रा एक बार मेरे को सुनो एक बार। तो ये कहना चाह रहा है कि मुझे जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कितनी चाहिए? 1 किलोवाट घंटा। तो इसका मतलब हो गया मुझे ऊर्जा कितनी चाहिए? 1000 वाट घंटा। तो हम जानते हैं ऊर्जा क्या होती है? तो शक्ति गुणा समय। तो अगर मुझे समय ज्ञात करना है तो ऊर्जा में किसका भाग लगाना पड़ेगा? शक्ति का। कहने का क्या मतलब निकला अंतिम रिजल्ट कि यदि मुझे शक्ति चाहिए तो ऊर्जा में कितने का भाग लगाना पड़ेगा? शक्ति का। हाँ जी, तो ऊर्जा का मान कितना है? 1000 वाट घंटा। तो मैं अगर 1000 में मेरे पास में शक्ति आ जाए तो समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही है कि नहीं है? हाँ। अब मुझे ये बताओ कि बल्ब कितने वोल्ट का है? 100 वोल्ट का। कितने ओम का प्रतिरोध है? 500 ओम का। सुनो ज़रा, मेरे पास में जगह कम है, यहाँ तक का मैटर आपने समझ लिया हो तो इसको मैं मिटा दूँ एक बार। चलो, हाँ जी, तो हमें निकालना है पहले बल्ब की वाट रेटिंग। तो वाट रेटिंग का सूत्र क्या होता है? V²/P। शक्ति का सूत्र P बराबर V²/R, सॉरी, हाँ जी। तो वोल्टेज का वर्ग तो 100 × 100 बटे में कितना है? 500। तो देखो डियर, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 100 में अगर 5 का भाग लगाते हैं तो 20 वाट। कहने का मतलब जो बल्ब है उसकी औकात कितने वाट की है? 100 वाट की। तो मुझे अगर समय निकालना है तो 1 किलोवाट घंटे का मतलब 1000 वाट घंटा, और उसमें शक्ति कितने का भाग लगा दूँ मैं? 20 का। तो 1 जीरो कटेगी और 1000 100 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 50 घंटे। तो जवाब कितना आएगा? 50 घंटे। जो भाई को कम समझ में आए रिपीट करके देखना, ठीक है ना? चलो, तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? सी आया है ना, 50 घंटे। चलिएगा, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं आगे बढ़ते हुए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आज जितने भी क्वेश्चन हैं जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस वाले पेपर के, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से। मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन हैं। हाँ जी, हाँ कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-10 क्वेश्चन और हैं। इन 10 क्वेश्चनों को कर लेंगे। समय तो ऐसा कुछ किसी को लग तो नहीं रहा कि बहुत जल्दीबाजी हड़बड़ाहट हो रही है, नहीं ना? चलो,
तो देखते हैं ज़रा क्वेश्चनों को फटाफट से एक बार आप लोग। हाँ जी, देखिए ज़रा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे कण का पहला ऑप्शन लिखा है परमाणु, अणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व की परिभाषा है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। तो तत्व का सबसे छोटा भाग कौन सा हुआ? परमाणु। लेकिन कोई पूछे कि परमाणु के अंदर क्या क्या विद्यमान होते हैं, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा क्या विद्यमान होता है? नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ज़्यादातर भाइयों के दिमाग में ये चला होगा साहब, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा तत्व के सबसे छोटा कण। तो जब मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तब भी मैं परिभाषा लिखाता हूँ कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं हम? तत्व। तो तत्व के सबसे छोटा कण कौन सा देखने को मिलेगा? तो वो परमाणु। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ए। लेकिन पूछता कि ये पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अवपरमाणविक कण। तो आंसर क्या आएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ये साइंस वाले क्वेश्चन है, दे रखे हैं आपके टेक्निकल हेल्पर के पेपर में, लेकिन है साइंस के क्वेश्चन। ओके, चलो ये बोल रहा है कि उड़ते हुए विमान के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कौन सी होगी। सुनो मेरी बात, कि अगर मेरे पास में विमान है, मान लो कि ये विमान है और ये मेरी पृथ्वी है, तो विमान की पृथ्वी से कुछ न कुछ ऊंचाई होगी। अगर कुछ ऊंचाई है, यदि कुछ ऊंचाई है, तो इसका मतलब उसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। ओके, लेकिन तुमको पता है कि प्लेन उड़ रहा है, तो अगर ये उड़ेगा अर्थात कुछ गति होगी, और गति होगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा भी होगी? गतिज ऊर्जा भी। कहने का मतलब उड़ते हुए विमान की ऊंचाई के कारण, पृथ्वी धरातल से कुछ ऊंचाई के कारण उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा है जिसका सूत्र होता है mgh, और उसकी गति के कारण कुछ ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। तो ए और बी दोनों, मतलब इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा ई, मतलब उड़ते हुए विमान में स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ जी, कि चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में खालिस्तान ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, तो अगर बैठा हुआ है तो अगर उसका जो शरीर का आधा हिस्सा है वो तो किसके साथ में है? हमारे जो भी टेबल चेयर जो लगी हुई है उसके साथ में, तो वो तो स्थिर है, तो उसके कारण तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ऊपर का पार्ट अगर देखा जाए तो एक गति वाली स्थिति में महसूस होगा कि नहीं? तुमने देखा हुआ अचानक से ब्रेक लगता है तो आदमी आगे की ओर गिरता, मतलब उसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ में गतिज ऊर्जा का भी भाग है, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों दोनों टेक्निकल हेल्पर की क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आएगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए तीसरी बात, अगला क्वेश्चन, कि जो विद्युत ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। तो विद्युत ऊर्जा को कई जगह से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, प्रकाश ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से। तो ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत होते हैं। क्लियर है कि नहीं है सब? प्रकाश से कैसे प्राप्त करेंगे? तो फोटोवोल्टाइक सेल में यही तो होता है कि प्रकाश गिराता है, जैसे कि हमारे सोलर सेल है, प्रकाश गिरता है और विद्युत पैदा होती है। सर यांत्रिक ऊर्जा कैसे? अल्टरनेटर को घुमाते हैं तो विद्युत पैदा होती है कि नहीं होती है? रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सेलों में वोल्टेज पैदा होगा। सही है कि नहीं है? पवन ऊर्जा से, पवन ऊर्जा को पवन चक्की चलेंगी तो विद्युत पैदा होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये सभी। ये क्वेश्चन भी टेक्निकल हेल्पर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए इधर देखते हैं, बाकी क्वेश्चनों को इधर भी हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हो गया था अपना, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ये टेक्निकल हेल्पर में 24 अगस्त और 27 अगस्त दोनों बार आया है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण फ्यूज प्रचलित होता है। कहने का मतलब है कि विद्युत धारा के कौन से प्रवाह के कारण फ्यूज काम करता है। तो तुम जानते हो कि यदि आवश्यकता से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी तो हमारा जो फ्यूज तार है वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के पिघल जाएगा। अर्थात विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है हमारा फ्यूज तार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह खालिस्तान को उत्पन्न करता है। तो किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा को अंग्रेजी में विद्युत करंट या इलेक्ट्रिक करंट की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, जब हम कोई बैटरी आरोपित करते हैं। लेकिन सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का मतलब धारा, इसलिए आंसर क्या होगा, सी। चलो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्केलर मात्रक है। और स्केलर शब्द का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अदिश, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रोलाइटिक विस्थापन घनत्व, ये भी एक सदिश राशि है। लेकिन और बल भी कौन सी राशि है, सदिश। लेकिन दोस्तों विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही कौन सी राशि हैं, अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा सी और ई दोनों, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। हो सकता है बाद में टेक्निकल हेल्पर वालों ने डिलीट किया हो, लेकिन सही जवाब क्या है कि विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही कौन सी राशि हैं, अदिश राशि हैं। दोस्तों आज के इस सेशन में तो केवल इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक फैलाएं। अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें। जितना हो सके आप हमारी हेल्प करें ताकि आप लोगों के लिए हम नया कंटेंट लाएं, हमें एक नई एनर्जी मिले, ठीक है ना दोस्तों। आज के इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।